देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज़ 21 भारत में। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रुख करेंगे खबरों की ओर। पूरी दुनिया को प्रेम का महत्व समझाने और धर्म की स्थापना करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व आज मनाया जा रहा है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। इस साल भी कृष्ण जन्माष्टमी पर कोरोना का साया देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंदिरों में भी भीड़ पर लगाम लगी। राजधानी में जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लेकिन इस बार जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। राजधानी रांची के विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल में जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें छात्राओं ने नृत्य संगीत का कार्यक्रम पेश किया, जो मन को लुभाने वाले रहे। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि कृष्ण भगवान ने हमें कर्म योग पर ज्यादा जोर देने को कहा है, क्योंकि इंसान के कर्म ही उसका भविष्य तय करता है। देखिए, जन्माष्टमी हमारा त्यौहार है, लेकिन अगर हम लोग इसको सही मायने में बात करें तो ये किसी जाति और धर्म का नहीं है। श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया है, वो सही मायने में अगर हम बात करें तो वो सारे ही अवसर पे, हर परिस्थिति में, सभी लोगों के लिए वो साकार है। जितनी विकट परिस्थिति में उनका जन्म हुआ है, वो बरसात, घनघोर घटा छाई हुई, अंधेरी काली रात, माघ शीर्ष के अष्टमी तिथि, और वो भी कृष्ण पक्ष। अगर हम लोग जगह की बात करें, स्थान की बात करें तो कारावास। ये सारी विषम परिस्थितियों में एक अवतार का होना और फिर वो पूरी ज़िंदगी का सार बता देना, ये अपने आप में एक आशय है, एक अपने आप में संसाधन है, ये समझने के लिए कि हम कौन हैं, हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। और उन्होंने कर्म योग पे ज़्यादा जोर दिया है। ये कार्यक्रम मनाने के पीछे हमारा यही एक उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चों में, अभिभावकों में, समाज में ये संदेश जाए कि ये जन्माष्टमी सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, एक संकल्प लेने का समय है, एक आत्मसात करने का समय है और अपने आप पे गर्व करने का और विश्वास करने का समय है कि अगर हम सच्चे मन से कर्म करें तो यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। कर्म का फल जो भी हो वो हमारे लिए द्वितीय है, वो हमारा महत्व नहीं रखता है। इसके साथ साथ जो अभी कोरोना काल में सारे जूझ रहे हैं, इसमें जो हमारा विषम परिस्थिति है, इससे जूझने के लिए इससे अच्छा तो उपदेश और हो ही नहीं सकता है कि संकट, जीवन मरण ये हमारी ज़िंदगी का, हमारे जीवन का भाग है। हमें इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इसी उद्देश्य को घर घर तक पहुंचाना, हर बच्चों के जहन में, हर बच्चों के दिमाग में लाना, यही इसका महत्व है, इसकी उद्देश्यता है और इसका संयोग है कि हम सब यहाँ बच्चों को ये बता रहे हैं कि गीता जो कृष्ण का उपदेश है वो आत्मसात करें, आगे बढ़ें और अपने कर्म को ही पूजा समझें। धन्यवाद। कहते हैं बड़े पद के साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष का ताज मिलने के बाद जिम्मेदारियों से ज्यादा चुनौतियां मिलती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में किस प्रकार आने वाले दिनों में चुनौतियां मिलेगी नए प्रदेश अध्यक्ष को, आइए देखते हैं हम इस रिपोर्ट में। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, जलेश्वर महतो और गीता कोड़ा रांची पहुंचे। रांची में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन इस स्वागत में भी कांग्रेस में चल रही गुटबाजी की झलक साफ दिखाई दी। हम आपको बताएंगे कि ऐसा कहने के पीछे कौन सी वजह थी, लेकिन उससे पहले देखिए स्वागत का यह दृश्य। यह तो थी कार्यकर्ताओं की भीड़, जिसने अपने प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों का स्वागत किया। लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता, नेता और विधायक हैं जो अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में दिलचस्पी नहीं दिखाई।
या यूं कहें कि प्रदेश कांग्रेस का एक ऐसा गुट जो इस स्वागत समारोह में शामिल ही नहीं हुआ। इसमें कई ऐसे नाराज विधायक भी शामिल थे जो लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे थे। अगर नाराज गुटों की बात करें तो स्वागत समारोह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तस्वीरों से साफ पता चलता है कि कौन कौन लोग नाराज हैं और किन्हें खुशी हुई है। सबसे पहले स्वागत समारोह और प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस दृश्य को देखिए जहां पर दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख तो दिखाई दिए, लेकिन आधे से अधिक विधायक और मंत्री नजर नहीं आए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नहीं आने पर राजेश ठाकुर ने कार्यकर्ताओं का हाल देखने का बहाना बनाकर टालने की भरपूर कोशिश की। कौन बताइए ना। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी एक कार्यकर्ता की दुर्घटना हुई है, उसमें उनको जाना बहुत जरूरी था और हम कार्यकर्ताओं के बिहाफ पे ये कहें कि स्वागत करने में आपका रहना जरूरी है। हम उनके उत्तराधिकारी हैं, बायोलॉजिकल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष के बाद अगर हम अध्यक्ष बने हैं तो उत्तराधिकारी हैं। वो जब कल उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये ऐसा ऐसा मसला आया है, क्या करें। हम एकदम पहले कार्यकर्ता फर्स्ट, आप वहाँ जाइए। और आदरणीय आलमगीर आलम साहब का पहले से कार्यक्रम फिक्स था और सच पूछिए तो ये संगठन का कार्यक्रम था, इसमें कार्यकर्ताओं का उमरना ज़्यादा जरूरी था। और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि और यहाँ कोई चार्ज लेने की बात और इसकी बात नहीं है। जब अध्यक्ष जी कल लौट जाएंगे तो हम लोग अपना वो जो उनको उत्तराधिकारी हमें बनाना है उनसे हम बन लेंगे। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतने लोग आए थे, उनको देखिए। वहीं अगर बात करें दूसरे गुट की तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत समारोह में ना तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दिखाई दिए और ना ही ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। इतना ही नहीं, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, जेवीएम से कांग्रेस में शामिल हुए प्रदीप यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े रहे। 3 प्रवक्ता आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, किशोर नाथ शाहदेव और कई ऐसे विधायक स्वागत समारोह में नजर नहीं आए जहां उन्हें होना चाहिए था। वहीं इस गुटबाजी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां पर गुटबाजी नहीं होती, यह हमारा लोकतंत्र है। हालांकि उन्होंने वर्तमान प्रदेश कांग्रेस को चुनौतियों से भरा कहा। पहले तो हिंदुस्तान की जिस पार्टी में गुटबाजी नहीं है, मतलब उस पार्टी में कोई गति नहीं है, मेरा ये मानना है। और गुटबाजी जो ज़्यादा होती है तब जरूर कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने वाले दलों में गुटबाजी नहीं है, और गुटबाजी नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये जरूर है कि जब संवाद बेहतर होगा तो किसी को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत कब पड़ती है, कोई कब किसी के पास जाता है, जब हम इग्नोर करेंगे अपने कार्यकर्ता को, अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, तभी वो कहीं ना कहीं वो एक राह चुनने लगते हैं। जब हम बात करेंगे और जब हम लगातार उनसे संपर्क में रहेंगे तो संवादहीनता नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं। हालांकि चुनौतियों की बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने भाजपा जैसी विपक्षी पार्टी की चुनौती तो है ही, साथ ही कांग्रेस के अपने लोगों से भी उन्हें चुनौती बराबर मिलेगी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा यह भी जा रहा है कि वर्तमान में जो नई कमेटी बन रही है वह झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह की स्पेशल टीम है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वह तो कुछ दिनों के बाद सामने आएगी, लेकिन इस टीम की सबसे बड़ी चुनौती है अपने वरिष्ठों को साथ लेकर चलना, क्योंकि कुछ वरिष्ठ नेता और विधायक जो नाराज हैं उनको साधना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक गुट ने स्वागत किया तो वहीं दूसरे गुट ने उस स्वागत से दूरी दिखाई। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने वरिष्ठ नेता और विधायकों को वहीं जूनियर कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कैसे दूर कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के नाराज विधायकों और कार्यकर्ताओं को साधना है। रांची से न्यूज़ 21 भारत के लिए शुभम कुमार की रिपोर्ट। हेमंत सरकार के राजपाट में जाम छलकाने के लिए बार खुल सकता है, लेकिन पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर नहीं खुलते। राज्य की जनता भी तुष्टीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। आज के देवघर बंद को मिली अपार सफलता ने इस मुद्दे पर आक्रोश दिखा दिया है। राज्य सरकार अविलंब कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कराते हुए मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे, यह कहना है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का। देखिए, हेमंत सरकार के तुष्टीकरण की नीतियों के खिलाफ
अब झारखंड की जनता सड़कों पर उतरने लगी है। ये कैसा दोहरा मापदंड है कि इस राज्य में जाम छलकाने के लिए बार खोल दिए गए, क्लब खोल दिए गए, सिनेमा हॉल खोल दिए गए, लेकिन मंदिर समेत धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है, जिससे श्रद्धालुओं को बड़े पैमाने पर निराशा हो रही है। आज देवघर में वहां के नागरिकों ने बंद का आयोजन किया, जो बहुत ही सफल रहा और नागरिकों ने और पंडा समाज ने सड़कों पर उतरकर हेमंत सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जिस राज्य में बार खुल सकते हैं, जिस राज्य में सिनेमा हॉल खुल सकते हैं, तो उस राज्य में आप कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए मंदिरों को भी खोलने की अनुमति दें। नहीं तो ये साफ है कि ये बहुसंख्यक समाज के प्रति सरकार का रवैया स्पष्ट करता है। रांची स्थित मेघा डेयरी कार्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मेघा कृषि उत्सव मनाया गया। मौके पर मौजूद कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग बादल पत्रलेख मौजूद रहे। मंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा कुछ महीने पहले मैंने जो वादा किया था किसानों के प्रति उसे धरातल पर उतारा हूँ। दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहन मूल्य 1 रुपये प्रति लीटर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में दुग्ध व्यवसाय के लिए उज्जवल भविष्य और दुग्ध उत्पादकों के लिए एक सुनहरा मौका है। इससे राज्य के लोगों को अपने ही राज्य में आय का स्रोत उपलब्ध होगा। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति, झारखंड की सभ्यता संस्कृति के चिन्हित दिन है। चाहे नेशनल फिशरीज डे हो, उस पर फिशरी का पूरे राज्य में कार्यक्रम होता है। विश्व आदिवासी दिवस हो, उस दिन हमने डिफरेंट डायरेक्टरेट के सभी किसानों को क्लब करते हुए विरसा किसान का दर्जा दिया। उसी विरसा किसान के छत्रप आज जो मिल्क मैन लोग आए हैं, आप देख रहे हैं कि सभी जिलों से आए हैं, सभी वर्ग से आए हैं। न सिर्फ इनको प्रोत्साहन देने का काम किया, जो हमारे विभाग में काम कर रहे थे, कार्यरत थे, जो असमय चले गए, उनके परिवार को अनुकंपा पर नौकरी भी देने का काम हमने किया। हमारी पूरी टीम, हमारे प्रधान सचिव अबू बकर सिद्दीक साहब, इस विभाग के डायरेक्टर शशि प्रकाश झा साहब और मत्स्य के डायरेक्टर द्विवेदी साहब, एनडीडीबी के एमडी सुधीर सिंह जी और यहाँ के जीएम मारवा जी और सभी लोग पूरी टीम बनाकर, इसके साथ ही एक और जो पहल हमने शुरू की थी, जो बहुत पहले किया जाना था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो सुधार के यहाँ पर डेयरी प्लांट वो झारखंड के हिस्से में बनता है। टेक्निकली आप देखो, लेकिन पहल न करते हुए उदासीनता के कारण आज तक वो हम अपने अंडर नहीं ले सके। वो भी, उस पर भी वार्ता का दौर शुरू हो चुका है। हमारे विभागीय सचिव का भारत सरकार के संबंधित सचिव के साथ, डायरेक्टरेट के साथ, और जल्दी उस पर भी हम लोग सकारात्मक पहल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस पर गंभीर हैं और हमेशा 3-3 महीने में वो टारगेट दे रहे हैं और उसके अनुरूप ये गठबंधन की सरकार में हमारा विभाग, हमारा पूरा टीम काम कर रहा है। राज्य के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विहार मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जनता से सरकारी आवास रातू रोड रांची में मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने सभी का हालचाल जाना एवं समस्याओं से रूबरू होकर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। नक्सलियों और पीएलएफआई के उग्रवादियों के खिलाफ झारखंड पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कई नक्सली मारे गए तो कई नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। पीएलएफआई के सैकड़ों उग्रवादियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस के इस अभियान को देखते हुए टीपीसी के उग्रवादियों में दहशत व्याप्त है। टीपीसी के उग्रवादी भी लगातार सरेंडर कर रहे हैं और कई उग्रवादी पकड़े भी जा रहे हैं। संगठन का साख बचाने के लिए उग्रवादी अब गैंगस्टरों की शरण में चले गए हैं। गैंगस्टर और उग्रवादी मिलकर अपना वर्चस्व कायम करने में लगे हुए हैं। पूरे झारखंड में कारोबारियों से लेवी लेना और देने पर खून खराबे का खेल चल रहा है। जेल में बंद रहने के बाद भी झारखंड के दर्जनों गैंगस्टर टीपीसी और पीएलएफआई के उग्रवादियों की खुलकर मदद कर रहे हैं। जेल से ही कारोबारियों से लेवी मांगी जा रही है, नहीं देने पर उन्हें गोली मार दिया जा रहा है। झारखंड में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों ने पहली डोज लगाई। सबसे ज्यादा रांची में वैक्सीनेशन हुआ। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। सरकार टीकाकरण को लेकर कई अभियान चला रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा सके। झारखंड में वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में पिछले 8 महीने से टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में अभी मात्र 40.4% लोगों ने ही पहली डोज ली है। झारखंड में 16 जनवरी से टीकाकरण किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सीएम हेमंत सोरेन ने की थी। केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड को 1.50 करोड़ से ज्यादा टीका का डोज उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा राजधानी रांची के लोगों को लगाया गया है। रांची में 9,16,658 लोगों को टीका लगाया जा चुका है।
देश में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। लगातार 5वें दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस में भी बढ़ोतरी हो रही है। केरल में खासकर बढ़ते संक्रमितों की आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि अगर देश में कोरोना के मामलों में इसी तरह इजाफा जारी रहा तो तीसरी लहर को आने से नहीं रोका जा सकता। तो वहीं झारखंड में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन सावधानी अभी भी बेहद जरूरी है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। केरल में दैनिक मामलों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। यहाँ एक दिन में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इस राज्य में 4 बच्चों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने से तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। कोरोना की पॉजिटिव दर बढ़ने पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। बेरमो के तेनुघाट में डैम किनारे एक व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलते ही गोमिया थाना प्रभारी आशीष खाका, तेनुघाट ओपी प्रभारी प्रशांत कुमार एवं IAL थाना प्रभारी आशीष कुमार सदल बल पहुंचे और शव को निकलवाकर अपने कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई में जुट गए। फिलहाल शव का शिनाख्त नहीं हो पाया है। घटना तेनुघाट ओपी क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह नहीं, अभी से थोड़ा देर पहले जो है बुलबुल देवी डीलर है माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की, वो सूचना हमको दी फ़ोन पर कि मुखिया जी उनके बगल में केवट लोग का घर सटा हुआ है। तो वही है, सो चर्चा सुनी कि केवट लोग एक लाश देखा है खेत के किनारे, डैम में है। उन लोग इधर खेती करने जाता है, सो देखा है मुखिया जी, और कोई आगे नहीं आना चाह रहा है, नहीं बताना चाह रहा है। हम आपको बता रहे हैं, आप प्रशासन के तेनुघाट डैम के समीप पानी में तैरता हुआ एक शव बरामद हुआ है। पहुंचने के पश्चात पता चला कि ये डैम में तैरते हुए क्षत स्थिति में पाया गया है, जिसके पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यह अनुसंधान का विषय, अनुसंधान करने के पश्चात इसकी जानकारी दी जाएगी। आज भारत के लिए कई अच्छी खबर है। आज सुबह ही भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 4 मेडल अपने नाम किए हैं। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने एकल महिला 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और पैरालंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया। चक्का फेंक में योगेश कथोरिया ने सिल्वर मेडल जीता और भाला फेंक में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल और सुंदर सिंह गुज्जर ने ब्रांज मेडल जीता है। इन सभी खिलाड़ियों की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। चलते चलते आपको मौसम के हाल से रूबरू करा दें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के दक्षिणी, पश्चिम, पूर्वी और उत्तरी हिस्से में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। वहीं इसके अलावा उत्तराखंड के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के बेगूसराय, खगड़िया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, अररिया एवं गोपालगंज में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही इन जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए News 21 भारत।